नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के वीडियो में हम लोग पशुधन वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हम लोगों ने डिटेल में पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। आज की वीडियो से हम लोग पशुधन स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो आजीविका में पशुधन एवं उत्पाद वाला जो आपका टॉपिक है, इस इकाई 7 में, इकाई 7 में भी दिया हुआ है, इकाई 1 में भी पशुधन का कुछ पशुपालन वाला कुछ पार्ट था। तो दोनों को कंबाइन करके, मतलब दोनों को एक साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है, जिससे आपका दोनों पोर्शन कवर हो जाएगा। ये वाले टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। आपका जो एडीओ के पेपर में है उसमें तो आए ही हुए हैं 4-5 क्वेश्चन लगभग। बाकी अदर पीसीएस पीएससी के पेपर और व्यापम के पेपर में भी इसके क्वेश्चन आए रहते हैं। तो ये टॉपिक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे का बेसिकली ये टॉपिक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो पशुधन वाला टॉपिक आप लोगों के आजीविका के दृष्टिकोण से एडीओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको शुरू में बता दे रहा हूँ, इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है। डाटा को आपको इस वक्त याद रखना पड़ेगा, और डाटा को कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा कि डाटा में क्या याद रखना है और क्या चीज़ आप पूछता है, किस तरीके का सवाल पूछता है। डाटा मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन वो सब डाटा आपको ये प्रूफ देने के लिए कि इसको किस तरीके से याद रखा जाता है और उसको आंकड़ा को समझाने के लिए बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद उसको कैसे याद करना है और उस डाटे में से क्या याद रखना है ये भी मैं बताऊंगा। तो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको पशुधन को डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिसमें पहले भारत के पर्सपेक्टिव में हम लोग पशुधन को पढ़ेंगे क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग अपने राज्य छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में पशुधन से रिलेटेड सभी डाटा को देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो, और ये लगभग 3 वीडियो आएगा पशुधन का, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, अच्छे तरीके से इसको नोट करना और अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक। तो अगर आप लोग को मेरी मेहनत अच्छी लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए बहुत मेहनत करके एक एक क्लास तैयार किया जा रहा है। पूरा दिन भर का टाइम लग जाता है एक क्लास को प्रिपेयर करने में, क्योंकि ये डाटा आप देख लीजिएगा, जो पशुधन को जिस सिस्टमेटिक में मैं बता रहा हूँ आज की डेट में, पूरे यूट्यूब में आप खोज के देख लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा इतने सिस्टमेटिक और डिटेल में जो भी मैं आजीविका पढ़ा रहा हूँ। एक भी आप पूरा सर्च करके देख लेना, आज की डेट में वो नहीं मिलेगा। आगे आ गया तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अभी ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसलिए आप उस जो मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए और उसको समझिए और उसको समझते हुए आगे काम करिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध। अब देखो, सबसे पहले आपको पशुधन का डेफिनेशन देखना पड़ेगा। तो पशुधन क्या होता है? कुछ उत्पाद, कृषि उत्पाद या फिर कुछ चीज़ें जो है वो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त करने के लिए जिन पशुओं का पालन किया जाता है, तो उन पशुओं को पशुधन के अंतर्गत आता है, उसको पशुधन कहा जाता है, ठीक है। पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध। देखो पशुधन का डेफिनेशन देखो, एक या अधिक पशुओं के समूह को जिन्हें कृषि संबंधी परिवेश में भोजन, रेशे तथा श्रम आदि सामग्रियां प्राप्त करने के लिए, मैं क्या बोला आपको, उनसे सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं जिसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि गाय भैंस हैं, तो गाय भैंस से क्या मिलता है, गाय से क्या मिलता है, गोबर मिलता है, ठीक है। उस गोबर का यूज़ भी किया जाता है बहुत सारे कंडे वगैरह बनाने में, छेने वगैरह बनाने में किया जाता है। गाय से दूध मिलता है, उस दूध का तो पता ही है आप लोग को यूज़। उसके बाद उस दूध का बहुत सारा डेयरी प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि दही है, जैसे कि मक्खन है, जैसे कि आपका उसके बाद मट्ठा भी उसी से बनता है। तो वो सब चीज़ें जो है वो दूध से बनती हैं। तो बहुत सारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो दूध से बनेंगे, और दूध किससे मिलेगा, पशुधन से मिलेगा, मतलब गाय से मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के कारण, इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए फर्टिलाइज़र भी लगभग उसी तरीके के बनाए जाते हैं। गोबर से खाद बनाते हैं ना, तो वो फर्टिलाइजर के लिए भी काम आ जाता है। तो बहुत सारे उपयोग हैं। तो इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए जो पशुओं को जो पाला जाता है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है देखो, श्रम आदि सामग्रियां प्राप्त करने के लिए पशुओं को पालतू बनाया जाता है, उसी को कहते हैं पशुधन कहा जाता है, ठीक है। एक चीज बस याद रखना, पशुपालन में मुर्गी पालन और मछली पालन, ये 2 चीजें शामिल नहीं है। याद रखना, मछली पालन और मुर्गी पालन ये पशुधन में शामिल नहीं है, वो कुक्कुट पालन के अंतर्गत, कुक्कुट के अंतर्गत मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो ये इसके अंतर्गत मछली पालन और मुर्गी पालन शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। पशुधन का ये डेफिनेशन है। तो अब देखिए पशुगणना को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पशुगणना की गई थी 2019 में। ये डाटा, ये चीज़ याद रखना आप लोग। पशुगणना की शुरुआत कब से हुई थी? 2019 से,
ये बहुत सारे पेपर में आ चुका है पहले भी, कई ठो पेपर में पूछा है इसको। तो 1919 से पहली बार पशु गणना की शुरुआत हुई थी 1919 में। ठीक हो, ये पशु गणना जो है वो कौन करता है, तो कौन सा विभाग करता है, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग। ये जो एक विभाग है वो क्या करता है, पशु की गणना करता है। ये जो पशु गणना का डाटा मैं आपको बताने वाला हूं, उनकी गणना का काम कौन करता है, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग। ये सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और जो किसके अंतर्गत आता है, ये जो पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग है वो कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। तो इस विभाग का काम क्या क्या है वो देख लेते हैं अपन। तो पहला, योजना निर्माण की सिफारिश यही विभाग करता है। देखो, पशुपालन से संबंधित और पशुओं के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं उनके विकास के लिए, उन सब की योजनाओं की सिफारिश करने का काम सरकार को कौन करता है, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग सर्वे करेगा। और उसके बाद क्या क्या नीड है, किस तरीके की उनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों की सिफारिश जो है वो सरकार को कौन करता है, मतलब कि कृषि मंत्रालय को कौन करता है, ये पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग करता है, पहला काम। दूसरा काम, पशुधन बीमा कर या स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का काम करता है। दोनों चीज को लिख लेना आप लोग। पशुधन बीमा कैसे होता है, पहले कि पशुधन बीमा करता है, और पशुधन बीमा करने के बाद जब पशु को, जैसे कि इंसान का बीमा होता है, हम लोग का बीमा होता है, पब्लिक का बीमा होता है ना, फाइनेंस होने में क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है उसमें अगर हेल्थ इशू आ गया तो फिर उस इंश्योरेंस की पॉलिसी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। उसी तरीके से पशु बीमा होता है। स्वास्थ्य कार्ड, मतलब स्वास्थ्य कार्ड जारी होता है पशु लोग का भी, एक स्वास्थ्य कार्ड, जैसे कि आप लोग का जारी होगा आयुष्मान योजना के तहत एक कार्ड जारी होगा, आयुष्मान कार्ड। तो उसी तरीके से एक स्वास्थ्य कार्ड जारी होता है जिसके थ्रू वो लोग को अगर कहीं पशु से को किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो उसको फंड जनरेट होता है उस कार्ड के हिसाब से। तो ये दोनों काम जो होता है वो पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग का होता है। ठीक है, अब आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो पशु गणना ये 1919 में सबसे पहले चालू हुई थी। अभी यहाँ पर आपको कौन कौन सा जो मवेशी है, ठीक है, गाय, भैंस, ऊंट, सुअर, खच्चर, ये जाति है, मतलब कि पशुओं की जाति है ये। और ये 19वीं पशु गणना जो 2012 में हुआ था, ये उसका डाटा है। छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, पहले चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका जो वीडियो की क्वालिटी है उसको आप 720p में करके देखिए। वीडियो की क्वालिटी आप यूट्यूब पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके उसको वीडियो क्वालिटी को 720p में करके देखेंगे भाई सब लोग। उससे नीचे क्या होगा, दिक्कत होगा आप लोग को। बहुत से लोग बोलते रहते कि क्वालिटी डाउन करके, उसी लिए बोलते हैं। सेटिंग में जाके उसको अपडेट करिए आप लोग। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 19वीं पशु गणना 2012 का डाटा है, ये पुराना मिलियन में है ना, सब चीज़ मिलियन में लिखा हुआ है। यहाँ पर इस टेबल पे जो डाटा लिखा हुआ है वो 20वीं पशु गणना 2019 का डाटा है, जो सबसे लेटेस्ट है। अभी लास्ट में जनगणना, मतलब कि पशुओं की गणना कब हुई है, 2019 में हुई है, जो कौन से क्रम की थी, 20वें क्रम की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अभी वर्तमान में कौन से क्रम की पशु गणना हुई है, किस सन में हुई है, उसके पहले कब हुई थी, सब इंपॉर्टेंट है। मिलियन में दिया हुआ है ये भी सब, ठीक है। यहाँ सामने नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे मिलियन में है। और यहाँ पर वार्षिक वृद्धि दर 2012 में हुआ है, उसके बाद 2019 में गणना हुआ है ना, तो इसमें कितना वृद्धि हुआ है, कितना % का वृद्धि हुआ है वार्षिक, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब मैं आपको बताया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड उसको गठन वगैरह बताया था आपको हरित क्रांति श्वेत क्रांति में, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के वेबसाइट का मैं डाटा निकाल के लाया हूं। और इस डाटा के बाद आपको इसको सेट करना है, तो ये पूरा तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा अभी, कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इन सब डाटा को देखते हुए, यहाँ पे ये सब चीज़ वहाँ पर नहीं दिया हुआ है, उसके वेबसाइट पर भी नहीं दिया है, ये सब कुछ सेट करके आपको बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आप लोग को डाटा बता देता हूं। तो ये डाटा, एक एक डाटा को आप लोग को देखिए अपने हिसाब से आप लोग क्या करिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आता नहीं है, ये अभी तक ये डाटा नहीं आया है, लेकिन आप लोग को मैं बता रहा हूं कि वेबसाइट में जब दिया है तो इसी के हिसाब से तो आप सेट करेंगे ना। क्रम आता है इसका, ठीक है, इसका क्या आता है, क्रम पूछा जाता है, तो इसको ध्यान देना, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। तो ये समझ गए आप लोग कि क्या दिया हुआ है। अब देखो, गाय है, गाय का 19वीं पशु गणना 2012 में 190.9 मिलियन गाय थी, मतलब भारत में, ये भारत का डाटा है, ठीक है। तो 190 छत्तीसगढ़ में आएंगे जब अपन, तो अगली क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ का भी पढ़ेंगे। अभी पहले भारत का देखो, गाय 190.9 मिलियन। 20वीं पशु गणना 2019 जो कि लेटेस्ट है अभी, उसमें 192.5 मिलियन गाय। तो ये वृद्धि हुआ कि नहीं, तो 0.8% वार्षिक वृद्धि दर कितना, 0.8%। वयस्क मादा गाय
ये 19वीं पशु गणना में 76.7 मिलियन, उसके बाद 20वीं पशु गणना में 81.4 मिलियन हो गई। ठीक, भैंस 108.7 मिलियन, 109.9 मिलियन। अब देखिए जो जो वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर जिसका दिया हुआ है मैं उसी का बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, उसमें जो वेबसाइट पे दिया हुआ है 109.9 मिलियन, उसके बाद 1.1% वार्षिक वृद्धि दर। अब ये गाय में, ये वयस्क मादा गाय मतलब क्या, इसका जो बड़ी होती है गाय वो और जो मादा होती है उसमें ये इतना है, उसी को कैटेगराइज कर दिया है, ये एक ही चीज़। वयस्क मादा भैंस 56.6 मिलियन और ये 20वीं पशु गणना में 55.0 मिलियन, मतलब ये कम हुआ है। कुल गौवंशी, गौवंश के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, गौवंश के अंतर्गत ये आते हैं, तो सबको जोड़ोगे तो 299.6 मिलियन, 302.3 मिलियन। ठीक, तो ये है आपका कुल गौवंशी परिवार। उसके बाद आ जाएंगे अपना भेड़, ये पशुधन है सब, तो ये क्या आएगा, भेड़ कितना 65.1 मिलियन और 20वीं पशु गणना के हिसाब से 74.3 मिलियन। यहाँ पर 41.1 यहाँ पर परसेंट लिख लेना। ठीक है, वार्षिक वृद्धि दर है। वैसी बकरी का 135.2 मिलियन, 148.9 मिलियन और यहाँ पर 10.1% की वृद्धि हुई है। घोड़ा और टट्टू 0.6 मिलियन यहाँ पर थे, यहाँ 20वीं पशु गणना में 0.3 मिलियन, यहाँ -45.6%, मतलब इनमें कमी हुआ है, -45 पॉइंट, मतलब ये कम हुआ है। ठीक है, ऊँट 0.4, देखो ये अप्रॉक्स डाटा है ना, एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये इसी के आसपास है। तो अप्रॉक्स डाटा में क्या होता है, आप परसेंटेज निकाल के देखोगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा, तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखो, ये वेबसाइट का डाटा है। ठीक है, 0.4 मिलियन, 0.3 मिलियन, -37.1%। ठीक है, ये हो गया। अब सुअर का देखना, 10.3 मिलियन, 9.1 मिलियन, -12% इसमें घटा है ये। ठीक है, खच्चर का 0.2 मिलियन, ये 19वीं पशु गणना के हिसाब से 0.1 मिलियन, 20वीं पशु गणना के हिसाब से और -57.1%। उसी तरीके से गधा 0.3 मिलियन, 0.1 मिलियन और -16.2% जो है इसका वार्षिक वृद्धि दर, मतलब घटा है। ठीक, याक 0.1 मिलियन, 0.1 मिलियन और यहाँ पर कितना है याक का, -25%। उसके बाद मिथुन 0.3 मिलियन, 0.4 मिलियन। ठीक, ये जो है वो बढ़ा है मिथुन। कुल पशुधन, अब जब सबको ऐड करेंगे 512.1 मिलियन और 20वीं पशु गणना के हिसाब से 503.8। तो देखो आपको याद क्या रखना है, कुल गौवंशी परिवार जो 19वीं पशु गणना के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे 20वीं पशु गणना को, तो कुल गौवंशी कितना 299.6 मिलियन और 302.1 मिलियन, मतलब यहाँ पर सामने आप लिखो इसमें क्या हुआ है, बढ़ा है। 2019 के पशु गणना के हिसाब से 20वीं पशु गणना जो हुई है, मतलब 19 की जो पशु गणना, 19वीं पशु गणना थी 2012 में, उसके हिसाब से 20वीं पशु गणना 2019 में गौवंशी की संख्या जो है वो बढ़ी हुई है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर कुल पशुधन में भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मतलब कुल पशुधन भी बढ़ा है। तो इस तरीके से आपको सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा आपका कथन कारण में कि 19वीं पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में कुल गौवंशी परिवार में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, बराबर है, घटी है। इस तरीके का सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, वृद्धि हुआ है और पशुधन में भी क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ये आंकड़ों से आपको समझ में आ रहा है कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 4.6%, मतलब वार्षिक वृद्धि दर कितना 4.6%। और मुर्गी, ये पशुधन के अंतर्गत नहीं आता, मैं बताया था आपको मुर्गी पालन और मछली दोनों पशुधन के अंतर्गत नहीं आता। मुर्गी 729.2 और 851.8 मिलियन, ये दोनों गणना के हिसाब से 16.8% उसका वृद्धि हुआ है। तो क्या याद रखना है, समझ गए आप लोग। एक एक ठोक का डाटा रटने का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, जो रट सकते हो रट भी लेना, मैं आपको सबको बता दिया हूँ। कुछ लोग को दिक्कत रहता है कि डाटा बताओ, तो ये पूरा डाटा आपके लिए लेके आया हूँ मैं। जिसको याद रख सकते हो, जो लोग याद रख सकते हैं वो लोग इसको याद रखेंगे, जो लोग नहीं याद रख सकते हैं जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रखेंगे। ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, ठीक है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आया हुआ है। ये देखो, गौवंशी पशु का क्रम, ये जो क्रम दिया है वो एडीओ के पेपर में आया हुआ है, इसको एकदम अच्छे से याद रखना है आपको। तो यहीं से आपका क्रम बनेगा ना, इसलिए इस टेबल को बताना पड़ा मेरे को। देखो इस क्रम को निकालोगे तो गाय सबसे ज़्यादा है, आप निकाल के देख लेना, गाय, उसके बाद भैंस है, फिर उसके बाद वयस्क मादा गाय और उसके बाद वयस्क मादा भैंस है, ठीक है। और कुल पशुधन का क्रम, मतलब कुल टोटल अगर देखेंगे अपन तो इसी के बाद ये चालू होगा ना, कुल पशुधन में सब आ जाएंगे, तो इसके बाद ये चालू होगा। तो बकरी, फिर सबसे ज़्यादा बकरी है, यहाँ से काउंट करोगे आप तो भेड़ है, फिर सुअर है, फिर मिथुन और फिर घोड़े और टट्टू और ऊँट।
तो इसमें काउंट करके भी आप देख लेना, यही सीक्वेंस आपका बनेगा। ये कहीं भी दिया नहीं हुआ है, आप अच्छे तरीके से इसको कॉपी में नोट करके रखिए और इसी को आपको पढ़ना है। ये पेपर में आ चुका है और इस बार भी पूरी तरीके से आने की संभावना है, क्योंकि ये चेंज होते रहता है ना। जब आपका 2017 का एडीओ का पेपर हुआ तो 2019 का जो संगणना है पशु का गणना, वो थोड़ी ना आया था, तो वो है। और ये लेटेस्ट गणना है पशु का, इसलिए हम लोग को इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी आपको डिटेल में बताऊं। जो नया गणना हुआ उसमें नया डाटा निकला है तो वो भी पूछा सकता है पेपर में। 2019 की पशु गणना के बारे में डिटेल पूछ सकता है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको, मतलब अभी 22 चल रहा है तो 3 साल पहले ये गणना हुआ है, तो वो सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा, देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं बेस्ट उसके लिए। तो ये हो गया आपका, ये समझ गए, इंपॉर्टेंट है ना। तो जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन लगभग यहीं पर बता दिया। एक ये क्वेश्चन, ये बढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है। और ये भारत में दूध का उत्पादन, एक स्टूडेंट का डाउट भी आया था इसमें कि दूध उत्पादन में क्रम को बताइए करके, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। वही आपको पिछले जो पेपर में बताया दूध श्वेत क्रांति, ठीक है, मैं इसीलिए छोड़ा था क्योंकि ये पशुधन का पार्ट है। ठीक, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए आप लोग। देखो दूध उत्पादन में कैसा रहता है, दूध मांस अंडा उत्पादन की गणना। अब देखो कौन करता है, दूध मांस और अंडा, ये तीनों के उत्पादन को काउंट करने का काम कौन करता है, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण विभाग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी। एकीकृत नमूना सर्वेक्षण विभाग क्या करता है, दूध मांस और अंडा के उत्पादन जो प्रोडक्शन होता है उसको काउंट करने का काम करता है। जैसे कि पशु गणना को काउंट करने का काम कौन करता है, ये पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग करता है। उसी तरीके से दूध मांस और अंडा उत्पादन की गणना करने का काम कौन करता है, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण विभाग करता है। अब ये डाटा जो रहता है कैसे गणना करते हैं, अब पूरा भारत में जाके घूम के गणना तो करेंगे नहीं। ठीक है, इतना पॉपुलेशन है तो कैसे उसका गणना करेंगे। ठीक, पॉपुलेशन मतलब जो पशुधन का जो ये पॉपुलेशन है वो, ठीक, तो कैसे गणना करेंगे, तो उसका एक तरीका होता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। 3 बार होता है। देखो 3 मौसम आता है, गर्मी सर्दी बरसात। 3 मौसम में, हर मौसम में एक बार इसका गणना होता है। किसका, ये मतलब कि उत्पादन की गणना होती है, जो दूध मांस और अंडा के उत्पादन की गणना हर मौसम में एक बार। तीनों मौसम में तो टोटल कितने बार होता है बोलेगा, पूछेगा अगर, तो क्या बोलोगे आप लोग, 3 बार। 15% क्षेत्र, हर मौसम में क्या किया जाता है, 15% क्षेत्र में जितने, मतलब पूरा टोटल एरिया जो है भारत का, उसके 15% क्षेत्र में जितने पशु पाए जाते हैं उनकी उस क्षेत्र में पाए जाने वाले पशुओं की गणना कर ली जाती है और उसके बाद उसका एवरेज निकाल लिया जाता है। और पूरा भारत में फिर उसी के हिसाब से अगर कहीं 15% में इतना है तो फिर उसके बाद पूरे क्षेत्र को गिन के क्या हो जाएगा, उसका एवरेज निकाल लिया जाता है, काउंट करके उसका मेथड होता है, तो उसके थ्रू उसको काउंट कर लिया जाता है। तो आप लोग को ध्यान ये रखना है कि टोटल वर्ष भर में 3 बार होता है और कितने प्रतिशत क्षेत्र को पे इसको एवरेज निकाला जाता है, तो 15% क्षेत्र को, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो गिनती कब से कब तक की जाती है, 1 मार्च से 28 फरवरी। जैसे हम लोग का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपको पता है ना, 1 अप्रैल से क्या होता है, 31 मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर में वो गणना होता है। उसी तरीके से ये जो दूध मांस और अंडा उत्पादन की जो काउंटिंग होती है वो 1 मार्च से 28 फरवरी के बीच होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, दूध उत्पादन में जो क्रम है भारत का कौन सा क्रम है, ये पूछ चुका है पहले भी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो पहला है भारत 114.4 114.4 इंटू 10 टू द पावर 9 kg पर ईयर, क्या 114.4 इंटू 10 टू द पावर 9 kg पर ईयर दूध उत्पादन होता है भारत में। ठीक है, सेकंड है दूध उत्पादन में अमेरिका 79.3 इंटू 10 टू द पावर 9 kg पर ईयर मिल्क के उत्पादन में। देखो अमेरिका में जो मैं आपको बताया था ना, हॉलिस्टीन जो सांड बताया था, होलिस्टीन जो पिछले क्लास में आपको बताया था, वो सबसे ज़्यादा उसका जो किया जाता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो अमेरिका वाले उसको सबसे ज़्यादा पालन पोषण करते हैं उसका। वो होलिस्टीन सांड ही वही अमेरिका में मैक्सिमम जगह पे पाया जाता है, वहाँ दूध का प्रोडक्शन ज़बरदस्त होता है। ठीक है, हालांकि सेकेंड नंबर पर भारत फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन फिर भी वहाँ होता है वो। तो सेकेंड नंबर अमेरिका है, ये आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रम याद रखना है। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है 35.2 इंटू 10 टू द पावर 9 kg पर ईयर। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है। तो आया एक ही ठो है, मैं आपको 3 ठो बता दिया हूँ, जैसा जैसा आएगा उस हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, तो दूध उत्पादन में क्रम ये आया हुआ, इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखो आप लोग, भारत में दूध उत्पादन कितना है, दो आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा के अनुसार, मतलब इंटरनेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत में दूध का उत्पादन कितना था। 19-20 का डाटा अपडेटेड है उसमें, 19-20 के बाद उसमें फिर उसके बाद काउंट नहीं किया गया है अभी। प्रति व्यक्ति उपलब्धता एक दिन मतलब एक व्यक्ति के लिए
है ना, एक व्यक्ति के लिए कितना ग्राम दूध जो है एक दिन में उपलब्ध है, ये होता है प्रति व्यक्ति उपलब्धता। तो ये भी डाटा जो है इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पेपर में आ चुका है, इसलिए आपको इसको भी ध्यान रखना है। आज का जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो का, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है इसको भाई। बहुत मुश्किल से डाटा कलेक्ट किया हूँ मैं, पूरा दिन भर इसका मेरे मेहनत लगा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 2018-19 में 187.7 मिलियन टन भारत में दूध उत्पादन हुआ है, जिसमें प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है, 394 ग्राम प्रतिदिन। मतलब एक दिन में एक व्यक्ति के लिए 394 ग्राम दूध उपलब्ध है भारत में। और 2019-20 का लेटेस्ट देखेंगे तो मैं एक पिछला भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंपेयर करते बनता है इससे, 2019-20 में 198.4 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ है और प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए 406 ग्राम प्रतिदिन उपलब्धता है। भारत के पर्सपेक्टिव में जो भी चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ वो इंडिया लेवल पे है, छत्तीसगढ़ लेवल पे हम लोग बाद में देखेंगे। तो आपको ये इसलिए बताया हूँ क्योंकि आपको कंपेयर करते बनेगा। अब देखो, जो भारत में दुग्ध उत्पादन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, प्रोडक्शन में वृद्धि हो रहा है ना, तो ये चीज़ आपको पूछ सकता है। उसी तरीके से प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी क्या हुई है, भारत में क्या हो रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, उसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग कैसा है ये। अब देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का लेटेस्ट आंकड़ा है, अंडा उत्पादन में थर्ड है भारत का स्थान अंडा उत्पादन में। अब देखो, ये अंडा उत्पादन में भी पूछ चुका है एक बार मेरे ख्याल से, तो एक तो ये आया है, अगर कहीं दूध उत्पादन में क्रम पूछा है तो इस बार अंडा मांस उत्पादन में भी पूछ सकता है। तो अंडा उत्पादन में देश का क्रम क्या है, भारत का थर्ड है। फर्स्ट क्या है, अंडा के उत्पादन में चीन है, चीन में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है। मांस उत्पादन में देश का क्रम 8वां है और पहला स्थान पे क्या है, चीन है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अंडा उत्पादन थोड़ा सा देख लेते हैं। 2014-15 में 78.48 बिलियन अंडे का उत्पादन हुआ था और 2020-21 में लेटेस्ट जो डाटा है हमारे पास 122.11 बिलियन अंडे का उत्पादन हुआ है। ये वाला जो लेटेस्ट डाटा है वो आ सकता है ये तो मैं ऐसे ही बताया हूँ आपको, 2014-15 वाला 122.11 बिलियन अंडे का उत्पादन 2021 मतलब 20-21 में हुआ है। ये 21-22 का जो आंकड़ा है वो ये इसके हिसाब से, ठीक है। तो 20-21 का आंकड़ा है ये 122.11 बिलियन ये अंडा उत्पादन हुआ है। उसी तरीके से मांस उत्पादन 14-15 में 6.69 मिलियन टन हुआ है और 20-21 में क्या हुआ है, 20-21 का भाई आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का है तो उसमें आंकड़ा किसका रहेगा, 20-21 का ही ना रहेगा। तो 20-21 का 8.80 मिलियन टन यहाँ पर मांस उत्पादन हुआ है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति उपलब्धता, अंडा का प्रति व्यक्ति उपलब्धता 20-21 में कितना है, 91 अंडे पर ईयर, एक है ना, प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए एक साल में 91 अंडा उपलब्ध है भारत में लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से। और ये जो मांस उत्पादन में प्रति व्यक्ति उपलब्धता है ना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो ये जो है आपका, ये आज का जो वीडियो है ये आप लोग अच्छे से इसको देखिए, इसको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, बहुत इसमें मेहनत लगे। देखो ये जो डाटा है ना, इसको आपको बना के रखना है ताकि आपको समझ में आएगा जब पढ़ोगे, तो ये जब देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको टेबल में बना के रखिए इसको, और उसके बाद जो जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट आप लोग को बताया हूँ उसको अच्छे से नोट करके बढ़िया से आप लोग को याद करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी इसका 2 वीडियो और आएगा, तो उसमें फिर आप लोग को पशुधन को अपन लोग अच्छे से क्या होगा डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ पूरा बचा हुआ है और उससे पशुधन से संबंधित बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है। तो चूंकि इसका क्वेश्चन बहुत सारा है तो हम लोग अच्छे से इसको क्या करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।